नमस्कार, मैं हूं श्वेता आपके साथ और आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज बुलेटिन। शुरू करते हैं आज की बुलेटिन देश की बड़ी खबरों के साथ। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने सोमवार को बिहार में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक मार्च किया। दिल्ली पुलिस ने मार्च को रोकते हुए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और संजय राउत सहित कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी ने कहा, यह राजनीतिक नहीं है, संविधान बचाने की लड़ाई है। हमें साफ और पारदर्शी वोटर लिस्ट चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर सरकार हमें चुनाव आयोग तक नहीं जाने दे रही तो उसे डर किस बात का है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग 65 लाख वोट काटने के बाद भी न जवाब दे रहा है, न सूची दे रहा है। मार्च में कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। विपक्ष ने चेताया है कि यह आंदोलन अब और तेज होगा। लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करें कि बहुत से चीजें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर, क्या आपको वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर थम नहीं रहा है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और कई जगहों पर खतरे के निशान के पास से पानी बह रहा है। भूस्खलन के कारण बद्रीनाथ मार्ग बंद है और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यात्राएं रोकी गई हैं। उत्तरकाशी में बारिश के चलते हेली सेवाएं ठप हैं और रेस्क्यू फिलहाल रुका हुआ है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर आज पंजाब भर में किसान और मजदूर भूमि पूलिंग नीति के विरोध में मोटरसाइकिल मार्च निकाल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह नीति किसानों की जमीन और अधिकारों के लिए खतरा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस नीति को तुरंत वापस लिया जाए, वरना आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आज हम जो पंजाब सरकार की तरफ से जो लैंड पूलिंग नीति लाकर जो किसानों से ज़मीनें छीनने की जो नीति लाई गई है, उनके खिलाफ आज पूरे पंजाब में बहुत बड़ा जो मोटरसाइकिल मार्च जो निकाला जा रहा है। ये पूरे पंजाब में केएमएम की तरफ से जो सत्ता दिया उनको लागू करने के लिए अब देखेंगे बहुत बड़ा ये मोटरसाइकिल मार्च है, क्योंकि जो पंजाब सरकार ने तो लैंड पूलिंग नीति लाई है किसानों और मजदूरों और आम लोगों के खिलाफ है। इनसे बहुत बड़ा पंजाब का नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा, आम लोगों का नुकसान होगा, क्योंकि ये नीति के तहत जो ज़मीन है हमारी, जो खेती है, ये इनमें अनाज पैदा किया जाता है, 3-4 फसलें पैदा करती है, जो छीन कर इनमें अर्बन स्टेट बनाने की जो नीति पॉलिसी है, ये इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। ये कारपोरेट घरानों का जो कब्जा करवाने के लिए हमारी ज़मीनों के ऊपर जो हमला जो किया जा रहा है, इनको कदाचित भी हम जो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हम ये पंजाब की ज़मीन है उनको कभी भी नहीं देंगे। जी आज पूरे अमृतसर में ऐसे पूरे पंजाब के 14-15 जिलों में पूरी तरह जो जहाँ भी लैंड पूलिंग है तहाँ भी ये मोटरसाइकिल मार्च निकाला है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बनाए गए 184 नए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री ने आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया और श्रमजीवियों से मिलकर उनके योगदान की प्रशंसा की। हर फ्लैट लगभग 5000 वर्ग फुट के कारपेट एरिया में बना हुआ है, जिसमें सांसदों के आवास के साथ कार्यालय, कर्मचारियों के लिए आवास और सामुदायिक केंद्र भी शामिल हैं। यह परिसर आधुनिक मानकों के अनुरूप भूकंपरोधी है और दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल बनाया गया है। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम, तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं, उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े, हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मेन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। साथियों, हमारे सांसद साथी जिस नए आवास में प्रवेश करेंगे, अभी मुझे उसका एक सैंपल फ्लैट देखने का मौका मिला। मुझे पुराने सांसद आवासों को देखने का भी मौका मिलता ही रहा है। पुराने आवास जिस तरह बदहाली का शिकार होते थे, सांसदों को जिस तरह आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, नए आवासों में गृह प्रवेश के बाद उससे मुक्ति मिलेगी। सांसद साथी अपनी समस्याओं से मुक्त रहेंगे तो वो अपना समय और अपनी ऊर्जा और बेहतर तरीके से जनता की समस्याओं के समाधान में लगा पाएंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं, दिल्ली में पहली बार जीत कर आए सांसदों को घर अलॉट करवाने में कितनी कठिनाई आती थी। नए भवनों से ये परेशानी भी दूर होगी। अब रुख करते हैं बिहार की खबरों की ओर। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार भी नालंदा के बेटे हैं। नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया, जिसकी वजह से नालंदा और हरनौत की जनता ने 20 साल तक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहें। उम्र हो गई है, इसीलिए अब लोगों को नीतीश कुमार के आगे देखना है। पीके ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, मंगल पांडे ने पहले यह स्वीकार किया है कि दिलीप जायसवाल ने उन्हें आरटीजीएस के माध्यम से 25 लाख रुपए भेजे हैं। वो पैसा दिलीप जायसवाल ने मंगल पांडे के पिता को दिया है। नालंदा के लोगों की है। नीतीश कुमार भी यहाँ के लड़के हैं और नीतीश कुमार ने जो अच्छा काम किया उसकी वजह से 20 वर्ष बिहार की जनता ने, विशेषकर नालंदा हरनौत की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन आज नीतीश कुमार की शारीरिक मानसिक हालत ऐसी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। उम्र हो गई है, इसलिए अब नीतीश के आगे, लोगों को नीतीश के आगे देखना है। और नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश के आगे देख रही है और नालंदा हरनौत की जनता भी सड़क, बिजली, पानी के आगे अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहती है। नीतीश जी के राज में सड़क सुधर गया, बिजली आ गई, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिला, पलायन नहीं बंद हुआ। तो नालंदा में जरूर विकास हुआ है, दूसरे जिलों के मुकाबले ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों की भी गरीबी खत्म नहीं हुई। यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अब नालंदा हरनौत की जनता भी नीतीश कुमार के आगे देख रही है
सड़क बिजली पानी से आगे बढ़कर लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, एक नई व्यवस्था चाहते हैं, जनसुराज चाहते हैं। चुनाव आयोग द्वारा दोहरे मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं। मैं जवाब दूंगा। मैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों की तरह ढोल नहीं बजाता। संविधान में भरोसा है, संवैधानिक संस्था के नोटिस का जवाब देंगे। निश्चित तौर पर मैं संवैधानिक संस्था का सम्मान करता हूं। मैं जवाब दूंगा। मैं उस तरह के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे लोगों के तरह ढोल बजाने वाले नहीं हैं। संविधान में विश्वास है। संवैधानिक संस्था के नोटिस का जवाब देंगे और निश्चित तौर पर ये पारदर्शिता के साथ संस्था अपनी काम कर रही है और संस्था का सबका सम्मान करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने शहीद स्मारक पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। यह आयोजन स्वतंत्रता संग्राम की याद में किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। हमारे देश की स्वतंत्रता संप्रभुता में अपना बलिदान दिए हैं, हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आने वाला पीढ़ी जिन पर गौरवान्वित है और इनसे प्रेरणा प्राप्त करे कि ये आज़ादी कितनी मुश्किल से हमें मिली है। आज कुछ लोग अपने देश की संप्रभुता और आज़ादी के साथ खिलवाड़ करने का जो खेल खेल रहे हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि राष्ट्र प्रथम के भाव से इन बलिदानी महापुरुषों से प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए। बिहार में लगातार बारिश से तबाही का आलम। गंगा समेत राज्य की सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार में बाढ़ के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अब तक बाढ़ से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा मौतें बेगूसराय में, जबकि अन्य मृतक भागलपुर, सिवान, भोजपुर, खगड़िया, मुंगेर, वैशाली और कटिहार से हैं। राज्य में 10 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की टीम अलर्ट पर है, जो दरभंगा, सुपौल, मोतिहारी और नालंदा में तैनात है। देखिए, सुल्तानगंज प्रखंड और शाहकुंड प्रखंड पूरा जलमग्न हो चुका है और प्रशासन को, सरकार को जिस रूप में सहायता उपलब्ध करानी थी, युद्ध स्तर पर भिड़ जाना था, उसमें उसकी गति धीमी दिख रही है। हालांकि सरकार प्रशासन के द्वारा कुछ जगह पर राहत शिविर चालू किए गए हैं, लेकिन उसकी गति धीमी है और संख्या कम है। मेरी सरकार और प्रशासन से मांग होगी कि आप सिर्फ पंचायतों को बाढ़ घोषित करते हैं। सुल्तानगंज नगर जो है आधा डूबा हुआ है, चाहे शाहबाद का इलाका हो, रेलवे के उस पार का इलाका हो, चाहे इस पार के जो गंगा किनारे के सारे वार्ड हैं, वहाँ भी आप सहायता राशि और राहत शिविर यथाशीघ्र चालू करने का काम करिए। मेरी जिलाधिकारी महोदय से यह नम्र निवेदन होगा, आग्रह होगा। अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जुट गए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जमशेदपुर महानगर भाजपा द्वारा भी हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस अभियान का शुभारंभ किया। भाई बहन बच्चे सबसे मेरी अपील है कि अपने अपने घर में एक तिरंगा झंडा जरूर फहराएं। ये जो तिरंगा यात्रा सभी जगह निकल रहा है, यहाँ अभी तक नहीं निकला क्यों? नहीं, जो पार्टी का जैसा कार्यक्रम आया है और उसी निमित्त आज आप देख रहे हैं कि मंडलों के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं को आज झंडा वितरित किया जा रहा है और संभवतः कल से प्रत्येक अपने अपने मंडल क्षेत्र में कार्यकर्ता आम जनता के साथ मिलकर हर घर तिरंगा, आप देखेंगे 15 तक जमशेदपुर पूरा तिरंगामय होगा।
अब खबर गिरिडीह जिले से। पीएम श्री शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचम्बा में आज प्रभात फेरी सह तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था घर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को देशभक्ति और जागरूकता के लिए प्रेरित करना। इस यात्रा में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं, विद्यालय प्रबंधन समिति और बाल संसद के सदस्य उत्साहपूर्वक शामिल हुए। घर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से हमारे विद्यालय के बच्चे छात्र छात्राओं के द्वारा तिरंगा यात्रा एवं प्रभात फेरी निकाला गया और यह संदेश देने का प्रयास हम लोगों ने किया कि आगामी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी अभिभावक, बच्चे के माता पिता, बच्चे अपने अपने घर में तिरंगा झंडा लगावें और स्वतंत्र भारत के संबंध में अपनी अवधारणा को प्रदर्शित करें। झारखंड में विस्थापन की समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। विकास के नाम पर लोगों को जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें ना तो समुचित मुआवजा मिल रहा है और न ही पुनर्वास की उचित व्यवस्था। इस गंभीर मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर शुभम राय ने बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से विशेष बातचीत की है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता और बड़कागांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद हमारे साथ हैं। बड़कागांव क्षेत्र में माइनिंग से हो रही समस्याओं को लेकर अपनी आवाज़ उठा रही हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं मुख्यतः, और काफ़ी लंबे समय से माइनिंग वहाँ चल भी रहा है, कई सरकारें आती जाती हैं, लेकिन जो मांगे हैं वो अब भी सेम है, कुछ बदलता नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, झारखंड में आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से झारखंड अलग नहीं हुआ तब से ही मतलब यहाँ पे जो झारखंड के संसाधन हो गया, माइंस मिनरल वाला हमारा स्टेट है, यहाँ की जो खनिज संपदा है उसकी लूट शुरू से ही मची हुई थी। अभी भी कुछ बदलते हुए मतलब हालात होने चाहिए, लेकिन यहाँ के जो कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी और जो प्रशासन में जो बैठे हुए भ्रष्ट पदाधिकारी हैं और जो कॉरपोरेट माफिया है, उनका गठजोड़ बहुत ज़्यादा सिस्टम पे हावी होते हुए दिखता है। और इस वजह है कि इसी वजह से विस्थापितों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इसी वजह से देखिए, केंद्र सरकार की ये सारी कंपनियां हैं, अपने आप को महारत्न बोल रही है, कोई भी अंग्रेज कानून लेके आती है कि हम कोल बेरिंग एक्ट फॉलो करेंगे। यहाँ जनता का डिमांड है कि हमें 2013 कानून जो है RFCTL ARR का मांग होता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। आप जो जंगल है उसका डाइवर्जन कर दिया जा रहा है, तो जिससे जानवर, हाथियाँ इधर से उधर भटकती रहती है। तो कई तरह से देखिए, स्वास्थ्य के स्तर से देखें या जीवन स्तर से या फिर लोगों का सामाजिक सुरक्षा, हर चीज़, उनका पहचान, उनका पूरा जीवन आप देखिएगा पूरा बद से बदतर हो जाता है। और ये बहुत ही बड़ा मानव संकट है विस्थापितों का। वो जो मतलब जो प्राइस वो पे कर रहे हैं विकास के नाम पे, जो मूल्य चुका रहे हैं वो विकास के नाम पे, वो बहुत ज़्यादा मतलब भयावह मूल्य है, जो एक अमानवीय तरीके से उनके ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है। और ये सरासर अन्याय है जो उनके साथ किया जा रहा है। और उचित मुआवजा उनको मिलना चाहिए। ज़मीन के बदले उनको एक वैकल्पिक सुविधा देना चाहिए। उनको बाध्य नहीं करना चाहिए, बायजबरन उसका ज़मीन नहीं छीनना चाहिए। और जो उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ का कोई मतलब ध्यान नहीं दिया जाता है। बस घर तोड़ दिया गया, ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, मुआवजा दिया नहीं दिया, उसके बाद फिर कोई मतलब नहीं कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य उसका बाहर में जाए। उसका जो मतलब उसको सामाजिक सुरक्षा मिलना चाहिए, जो उसको लाइवलीहुड के साथ जोड़ना चाहिए, वो चीज़ों पे भी बिल्कुल कोई जवाबदेही नहीं। मतलब इसको पूरी तरह से कह सकते हैं कि ये माफियागिरी चल रहा है, अवैध खनन, मतलब वैसे अधिकारियों के साथ मिलके, और ऊपर से पूरा केंद्र सरकार से दबाव रहता है सभी पदाधिकारियों। सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने का सबसे अच्छा जो जगह है वो आयोग है। आप भी विस्थापित आयोग की बात करती आ रही हैं, लेकिन कहाँ समस्या आ रही है? सरकार रिपीट कर रही है, फिर भी ये आयोग क्यों नहीं बन पा रहा है? मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे है? देखिए, विस्थापन आयोग का डिमांड हमने किया था विधानसभा में। जब हम विधानसभा में थे तो विस्थापितों का मामला हमेशा उठाते रहते थे। आज सदन में विस्थापन का मामला नहीं सुनने को मिलता है। आज इन सब चीज़ों की गूंज सुनाई नहीं देती है। लेकिन
ये बात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि झारखंड में आज सबसे ज़्यादा अगर बड़ा कोई समस्या है तो वो विस्थापितों का समस्या है, जिससे सब आंख बंद करके बैठे हैं या इनकी आवाज़ जगह तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर आप लोग भी रांची तक सीमित रह रहे हैं, आप लोग भी माइनिंग एरिया नहीं जा पा रहे हैं, आप लोग भी विस्थापितों का जो हालात है उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। और हम लोग लगातार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज 5 लाख जो मुआवज़ा लोगों का मिलता था, लड़ के 25 लाख मुआवज़ा हम लोगों ने बढ़ाया है, और इसकी कीमत भी हमें बहुत चुकानी पड़ी है। बहुत सारी यातनाएं और दमन का शिकार हम लोग भी हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। अभी भी अगर आप जोरदाग जाएंगे तो वहाँ पे भी धरना चल रहा है, वहाँ पे भी लोग अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं, और हमारा पूरा लोगों के साथ संरक्षण है। उस लड़ाई में हम लोग बैठे हुए हैं, लोगों को तो सरकार उनके साथ है, उन लोगों के साथ? देखिए, हमारे सरकार में हम लोग जब भी इस तरह की बातों को प्लेटफॉर्म पे रखे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता जाहिर की है और उन्होंने एक उम्मीद दिया है कि हम इन सब चीज़ों को ठीक करेंगे, और उन्होंने निर्देश भी दिया है। लेकिन क्योंकि अभी हम विधानसभा में के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को में कोई अभी तक बदलाव नहीं देख के हम इन सब चीज़ों पे लगातार अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, और हम आपके माध्यम से और खुद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके इन सब चीज़ों को अवगत कराते रहेंगे, और इस लड़ाई को मतलब हर पैमाने तक लेके जाएंगे ताकि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको न्याय में तब्दील कर सकें। आपने अभी जिस जगह का मेंशन किया वहाँ आप खुद भी जाने वाली हैं आगे जाकर के और उनका साथ देने वाली हैं? देखिए, हम तो उसके साथ ही हैं। वहाँ पे मेरी माँ पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी वहाँ पे बैठी हुई हैं धरना में। पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी कई सैकड़ों हज़ारों लोगों के साथ बैठे हुए हैं। हमारा वहाँ पे संघर्ष जारी है। हमारा बस एक ही मांग है, आप 2013 फॉलो कीजिए, सही न्याय उचित मुआवजा दीजिए, लोगों के लिए वैकल्पिक सुविधा दीजिए, जो पुनर्वास की नीति है उसको अच्छे से अपनाइए, उसकी अनदेखी ना करें। आप आते हैं, आप इमरजेंसी विकास के नाम पे आप सीधा रौन देते हैं और लोगों को बाइजबरन मतलब उनका ज़मीन को छीन लेते हैं, उनका घर तोड़ देते हैं। लोग के पास रोने का कोई मतलब के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। फिर अभी जो उनका जो स्तर है, जीवन स्तर, वो बद से बदतर दिखता है। विकास उनका भी हक है और विकास के नाम पे उनके जीवन का विनाश नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अब खबर खेल जगत से। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे से पहले पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अपने गेंदबाजों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। बारिश से प्रभावित दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान ने 37 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए, जबकि वेस्टइंडीज ने डकवर्थ लुइस नियम के तहत 35 ओवर में 10 गेंदें बाकी रहते 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब खबर फिल्मी दुनिया से। बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने अपने फ्यूरी फ्रेंड बिजली के प्रति अपना प्यार का इजहार सोशल मीडिया पर किया। दंगल फेम एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर बिजली को किस करते हुए एक प्यारी तस्वीर और वीडियो पोस्ट की। अगर बात एक्ट्रेस फातिमा सना शेख की वर्क फ्रंट की करें तो फातिमा सना शेख हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आप जैसा कोई में नजर आई। यह फिल्म OTT पर रिलीज हुई। फिल्म में उनके साथ आर माधवन लीड रोल में नजर आए। इससे पहले उनकी फिल्म मेट्रो इन दिनों बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल मैं श्वेता लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।